Hello bachcho. In this video lecture, I will try to explain the structure of proteins, their classification, difference between fibrous proteins and globular proteins, and also explain the shapes and structure of primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of proteins. Proteins are the polymers of alpha amino acids. प्रोटीन्स क्या हैं? पॉलीमर्स हैं. किसके पॉलीमर्स हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स. And they are connected to each other. They are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. मेरे साथ देखिएगा अभी. Proteins are polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. And peptide bond or peptide linkage is an amide. ये क्या है? Amide formed between COOH group and NH2 group. तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है? एक एमाइड बन रहा है. किनके बीच में? COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप. अगेन मेरे साथ देखिएगा. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. और peptide bond और peptide linkage क्या है? amide formed between carboxylic group and amino group. For example, मेरे साथ अभी आप इसका एक एग्जांपल देखिए. जैसे हमने कहा ग्लाइसिन एलनीन. इसको हम फर्स्ट थ्री लेटर से डिनोट करते हैं, GLYALA. अब ग्लाइसिन अगर R को H से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन NH2CH2COOH. एलिन इन प्लेस ऑफ H CH2HH तो आपका ग्लाइसिन है. इन केस ऑफ एलिन क्या होगा? CH3 ग्रुप आएगा. तो हमने कहा HHH NH2 C CH CH3 COOH. अब मेरे साथ देखिए क्या होगा. ये OH और H क्या रिलीज करेंगे? वाटर. और दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए. NH2CH2CO NHCHCOOH CH3. And this CONH linkage is called peptide linkage. Peptide linkage और peptide bond. इसका नेम क्या होगा? What's the name of that glycinyl? Glycylaline. It is a combination of two amino acids. So that's why that is called dipeptide. That is classified as dipeptide. Dipeptide means combination of two amino acids. Next मेरे साथ देखिएगा, combination of 3 amino acids that was called tripeptide, combination of 4 amino acids that was called tetrapeptide and so on. देखिएगा मेरे साथ अभी tripeptide. Tripeptide combination of 3 amino acids. Combination of 3 that was called tripeptide. For example,
ग्लाइसिन, एलनीन, ग्लाइसिन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अमीनो एसिड्स. If combination of 4 amino acids, that one is called tetrapeptide. Combination of 4 amino acids. ये 4 amino acids का combination. For example, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम. ग्लाइसिन है, एलिन है, वेलिन है और ल्यूसिन है. 4 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन. ग्लाइसिन, वेलिन, एलिन एंड एलिन और ल्यूसिन. ये टेट्रापेप्टाइड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अमीनो एसिड. इफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 अमीनो एसिड्स, पेंटा पेप्टाइड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ 6 अमीनो एसिड्स, हेक्सापेप्टाइड्स एंड सो ऑन. इसका क्लासिफाई कर सकते हैं. हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के बेस पे पेप्टाइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड. अब मेरे साथ देखिएगा. इफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, अभी हमने क्या कहा, यानी कि हम नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के बिहाफ पे पेप्टाइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. इफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, अब हमने कहा नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के रिगार्डिंग हम 3 बातें कर सकते हैं. आप कहेंगे वो 3 बातें कौन सी हैं? हमारे जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, अगर 2 to 9 अमीनो एसिड्स हैं, 2 से 9 तक अमीनो एसिड्स हैं कॉम्बिनेशन में, 2 to 9 एंड 10 to 100 अमीनो एसिड्स and more than 100 amino acids. फर्स्ट पॉइंट कहता है इफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, अगर हमारा नंबर ऑफ 2 to 9, 10 to 100 एंड मोर देन 100 है. इफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 2 to 9, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड्स. क्या कहेंगे उसे? दैट इज कॉल्ड oligopeptides. 10 to 100, that one is called polypeptides. And more than 100, that one is called proteins. और आपने पढ़ा है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि बहुत सारे पॉलीमराइज, मोर देन 100. और ध्यान रखिएगा प्रोटीन का मास कितना है? The mass of protein is higher than 10 power 4u. Mass is higher than 10 power 4u. U stand for unified mass. बट एक एक्सेप्शन याद रखिएगा. अभी हमने कहा प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा. और वो एक्सेप्शन है हमारा इंसुलिन. Insulin has only 51 amino acids but classified as proteins. यानी कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होने के बावजूद भी इंसुलिन क्या है? आपका प्रोटीन है. वो आपका पॉलीपेप्टाइड नहीं है. दैट इज क्लासिफाइड एज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. प्रोटीन्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट, बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट. हम फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं अभी. बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एंड दीज 2 कैटेगरीज आर फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स कौन से होंगे? जिनमें हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाई साइड बाय साइड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सल्फाइड बॉन्ड्स. जहां कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सल्फाइड बॉन्ड बना रहा है. वो क्या है? आपका फाइब्रस प्रोटीन्स है. लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा? हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल है अराउंड टू फॉर्म ए स्प्रिंग और स्फेरिकल शेप बनाएगा. ये बात क्लियर है. सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ. हमने ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ.
इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सल्फाइड बॉन्ड्स है। यहाँ पे क्या बना रहा है? टू फॉर्म ए स्प्रिंग और स्फेरिकल शेप। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये कौन सॉल्युबल होगा और कौन इनसॉल्युबल नहीं होगा, किसमें? वाटर में। उसका एक ट्रिक देखिएगा मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। अभी हम लिखते हैं आपके साथ FIBRO फाइबरस, और यहाँ लिखते हैं हम GLO ग्लोबुलर। दो वर्ड हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो दो वर्ड लिखते हैं, एक हमने लिखा सॉल्युबल और एक हमने लिखा आपके साथ इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल में देखा GLO, ओ देखो ओ कहां पहले मैच कर रहा है? यहां मैच कर रहा है। तो ग्लोबल देखो GLO थर्ड लेटर है, ये सेकंड लेटर है आपका। 1 2 3 4 5 लेटर है, 1 2 3 4 लेटर है, यानी कि लेटर से लेटर का मैचिंग, ओ का ओ से मैचिंग करना है आपका। तो फाइब्रस प्रोटीन कैसा है आपका? वाटर इनसॉल्युबल है। और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा है आपका? वाटर सॉल्युबल है। कभी भूलेंगे ही नहीं आप भाई। FIBRO GLO, आपने देखा सॉल्युबल इनसॉल्युबल, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखा? आपको देखना है कौन मिल रहा है इसके साथ। भाई ग्लो के साथ कौन मिल रहा है? सॉल्युबल। और FIBR के साथ कौन मिल रहा है? इनसॉल्युबल। तो अब आपने ये बात कंफर्म कर लिया, कभी नहीं भूलेंगे कि हमारा जो फाइब्रस प्रोटीन है क्या है? वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। जबकि हमारा फाइबर, अब जबकि ग्लोबुलर GLO थर्ड बन रहा है SOL, तो यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। ये कई बार अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप कभी नहीं भूलेंगे। सॉल्युबल इन वाटर, ये आपका वाटर सॉल्युबल होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारे जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू, यानी कि स्टेबल रहेंगे। थोड़ा मतलब अगर आप चेंज करेंगे पीएच में या टेम्परेचर में तो ये स्टेबल है। कौन? फाइब्रस प्रोटीन स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू, चेंज नहीं होगा। बट ग्लोबुलर प्रोटीन्स सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस, sensitive to small changes of temperature and pH value, उस पर वो चेंज आएगा। स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच वैल्यू के साथ वो चेंज आएगा ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन केराटिन कहाँ मिलता है? हेयर में, प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन मायोसिन, ये कहाँ स्टोर होता है आपका? प्रेजेंट इन मसल्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? मसल्स में एक्सेट्रा। और एग्जांपल हो सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर, क्या है? इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन। एंड एंजाइम्स, जितने भी सारे आपके एंजाइम्स हैं वो सब क्या है? आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जांपल। प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर फर्दर क्लासिफाइड based upon hydrolysis product. Hydro means water, lysis means breaking down, यानी कि अगर प्रोटीन्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा? प्रोटीन्स तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। और वो तीन कैटेगरी कौन सी हो सकती है? सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डराइव्ड प्रोटीन्स। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट विल हैपन्स इफ प्रोटीन्स आर डिसॉल्व इन वाटर। अगर प्रोटीन्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? तीन बातें हो सकती हैं। और वो तीन बात क्या है? या तो सिंपल प्रोटीन्स मिलेंगे, या कॉन्जुगेटेड, या डराइव प्रोटीन। वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन कर। सिंपल प्रोटीन्स मींस ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस अगर उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाए,
गिव ओनली, क्या देंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स। गिव ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स, सच प्रोटीन्स आर सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एल्बुमिन, ग्लूटेनिन एंड oxygenin. Albumin present in eggs, glutenin present in wheat and oxygen present in rice. And for example histones भी होगा। नेक्स्ट हमारा है conjugated proteins on hydrolysis, क्या देंगे? गिव अल्फा अमीनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीन मटेरियल देंगे कोई। अब आप कहेंगे सर नॉन प्रोटीन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या हो सकता है आपका? न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल हो। डेराइव्ड प्रोटीन्स, डेराइव्ड प्रोटीन्स मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स। डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है कि ये प्रोटीन्स, डेराइव्ड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहां से मिलेंगे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल, और ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिलेंगे कहां से मिलेंगे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल और conjugated proteins। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल तौर पे याद सकते हैं पेप्टाइड्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड्स। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट लेवल्स। वो 4 लेवल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दीज 4 लेवल्स आर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि जो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स प्रोटीन्स हैं वो क्या है आपके? एक सीक्वेंस है किसका? अमीनो एसिड्स का। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है? एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? अमीनो एसिड्स का। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस लिया हम, जैसे हमने कहा एलनीन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलनीन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन एंड ग्लाइसिन। एक सीक्वेंस है। तो क्या है आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एक सीक्वेंस के फॉर्म में होंगे। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस के फॉर्म में। बट एक बात ध्यान रखिएगा, एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर कोई चेंज होगा, सीक्वेंस में डिस्टरबेंस होगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा? डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब क्या है? दैट इज, हमने चेंज कहां कर रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ amino acids creates a different protein।
वो एक डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, इसको अंडरलाइन, डिफरेंट प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में क्या होगा, हमारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो क्या होंगे, यूजुअली फोल्ड हो जाएंगे। क्यों फोल्ड हो रहे हैं, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन किसमें हो रहा है, दो ग्रुप्स में। वो दो ग्रुप कौन से हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप, ये लिखना है। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स usually fold due to the interaction between carboxyl group and amine group। यानी कि इन दोनों ग्रुप के इंटरेक्शन से हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, फोल्ड हो जाएगा। वही क्या है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल ग्रुप, secondary structure of proteins are further classified to category depending upon the size of alkyl groups। यानी कि एल्काइल ग्रुप के साइज के ऊपर आर डिपेंड्स ऑन, इसके बिहाफ पे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या करें, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब दो बातें हो सकती है, या तो हमारा जो एल्काइल ग्रुप का साइज है या तो क्वाइट लार्ज है, हो सकता है इफ साइज ऑफ आर ग्रुप क्वाइट लार्ज, या तो एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, या आर कैसा है आपका स्मॉल है एल्काइल ग्रुप। अगर हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज लार्ज है तो क्या कहलाएगा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसे आप क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इफ साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप टू स्मॉल तो क्या कहेंगे आप, बीटा फ्लैट सीट। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, बीटा फ्लैट सीट और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा फ्लैट सीट और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अभी हम आपके साथ वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा फ्लैट सीट। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्या होगा इसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म्स all possible forms all possible hydrogen bonds by twisting right handed screw, और इसे आप क्या कह सकते हैं, हेलिक्स। मेन पॉइंट क्या है हमारा, यानी कि हमारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो क्या बनाएंगे, पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे बाय ट्विस्टिंग राइट हैंडेड। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिएगा अभी हमारे साथ। ये आपका होगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। अब आपका क्या, अभी हमने क्या कहा, फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो आपको रेड कलर से मैंने डिनोट किया है, क्या है ये, ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। तो आपका अल्फा हेलिक्स, हम इन्हें ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, ऐसे भी डिनोट कर सकते थे हम इनको,
आप इसने ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं अल्फा हेलिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये होगा मायोसिन एंड केराटिन। मायोसिन स्टोर्ड इन मसल्स एंड केराटिन आपका मिलता है नेल्स में और हेयर में एक्सेट्रा, नेल्स, हेयर, वूल एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो आप इसको ऐसे भी ट्विस्ट करके बना सकते हैं। दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर। बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी हमारे पेप्टाइड चेन्स हैं उनको आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, एंड दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो आपस में क्या बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा आपका बीटा फ्लैट शीट। समझ में आए बात, क्लियर है ना? एंड की ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट to nearly maximum extension and they laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हमारा होगा सिल्क फाइबर। कैसे हेल्ड टुगेदर होगा इसका मेरे साथ देखिएगा अभी। सी डबल बॉन्ड ओ, सी आर और एच, एन एच, सी आर एच, आपका होगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ऐसा रहेगा। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे क्या होगा आपका एन एच, एन और एच हमारा होगा। एन एच के बाद आपका होगा यहाँ पे सी आर एन एच एंड फर्दर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एन एच, फिर आपका होगा सी आर एच, और ये कहानी चलती रहे। अब आप देखेंगे यहाँ अभी हम क्या कर रहे थे आपसे, एंड लेट साइड बाय साइड आर हेल्ड टुगेदर बाय क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, और ऐसे ही आगे फर्दर ये बनाते हैं। दूसरा बात था, अगर इसके दूसरा अगर इसका पहलू देखा जाए स्ट्रेच्ड आउट, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन। मेरे साथ देखिएगा इस बात को। अभी हम बात करते हैं कि आपका बीटा प्लीटेड, ये क्या है आपका बीटा प्लीटेड या बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेच आउट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, इसको ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंट, बीटा फ्लैट, इसको आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, खींच सकते हैं इस तरीके से। ये आपका बीटा फ्लैट। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जाना जाता है 3D स्ट्रक्चर के लिए, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर। 3D मींस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ऐसे कौन से फोर्स हैं जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। मींस द मेन फोर्सेस which stabilize the secondary and tertiary structure of proteins are, ऐसे कौन से फोर्स हैं? सबसे पहला पॉइंट कहता है ऐसे फोर्स है हमारे, नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और क्या? डाइसल्फाइड लिंकेजेस, डाइसल्फाइड लिंकेजेस। और क्या है? और हमारा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। and these forces are responsible for the stabilization of secondary and tertiary structure of proteins। अब सवाल आता है कि सेकंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? देखिए, ये क्या है आपका? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D। क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन से हमारा वो क्या है? स्पेक्टियल अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ये रिजल्ट है किसका? रिजल्ट है व्हेन सेवरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा मेरे साथ अभी। Denaturation of proteins, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स मीन्स अगर हमने प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, उनके साथ हमने कोई फिजिकल चेंज किया और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स हमने उसका चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमने चेंज इन टेम्परेचर, हमने उनका टेम्परेचर चेंज किया, या केमिकल चेंज कह सकते हैं डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स, हमने उनको मिनरल एसिड में डिसॉल्व किया। तो क्या हुआ? अब ये बात भी जानते हैं कि हमारे प्रोटीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये देखा गया कि हमारे प्रोटीन्स में जो ग्लोबुलर प्रोटीन था, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ अगर हमने प्रोटीन्स में क्या किए? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, डिसॉल्व इन मिनरल एसिड्स, इनमें डिसॉल्व किया या हीट किया, तो क्या हुआ? तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोटीन्स था वो क्या हो गया? कोएगुलेट हो गया। हमें क्या मिला? कोएगुलेटेड प्रोटीन मिले, या आप उसे प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन भी कह सकते हैं। और हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन था वो किसमें चेंज हो गया? फाइबरस प्रोटीन में। ग्लोबुलर प्रोटीन किसमें चेंज हुआ? फाइबरस प्रोटीन में। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, एंड कोएगुलेटेड प्रोटीन thus formed is called denatured प्रोटीन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? फिर आप कैसे कहेंगे? मींस ऑन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड्स और चेंज इन फिजिकल और केमिकल चेंजेस, या हमने उसमें कोई फिजिकल और केमिकल चेंजेस किए, द वाटर soluble globular proteins undergo coagulation or precipitation with loss of biological activity to give, क्या दिया? water insoluble fibrous protein। This process is called denaturation, and the coagulated protein thus formed is called denatured protein हम कहेंगे। आप देखेंगे what will happen if we boil the egg। आपने देखा होगा अगर हम एग को बॉईल करें तो क्या होगा? आपको याद होगा
अगर आप एग को बॉईल करेंगे तो एग में भी 2 टाइप्स का प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपने देखा होगा कि एग क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। मींस हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो किसमें चेंज हुआ, फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हुआ। तो मेन हमारा पॉइंट कहता है कि अगर आप प्रोटीन्स के साथ फिजिकल या केमिकल चेंज करें तो हमारा जो प्रोटीन है क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। और ऐसा करने में देखा गया कि ऐसा होने पे क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसमें चेंज हो रहा है, फाइब्रस प्रोटीन में चेंज। फीचर्स ऑफ डीनेचुरेशन। फीचर्स मींस अगर आप प्रोटीन को डीनेचर्ड करेंगे या डीनेचुरेटेड करेंगे तो क्या होगा। पहला पॉइंट वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ। चेंज इन पीएच, उसके पीएच में बदलाव आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मेन पॉइंट कहता है कि हमारा जो डीनेचुरेटेड प्रोटीन होगा वो लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। loses its बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और क्या होगा, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, जो मेन पॉइंट कहता है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर चेंज्ड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट चेंज। ड्यूरिंग denaturation secondary and tertiary structures are changed but primary structures are not changed। फॉर एग्जाम्पल, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द एग इज बॉइल्ड हार्ड। ये बात अभी हमने बताया भी था, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, जब आप एग को बॉयल हार्ड करेंगे तो क्या होगा, उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब एग में दो प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है। और हमारा जो एल्बुमिन प्रेजेंट है, जो कि व्हाइट पार्ट है, वो कौन सा प्रोटीन है उसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन। जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन किस में चेंज होगा, फाइबरस प्रोटीन में। और एग क्या हो जाएगा, आपका कोएगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो हमारा जो एग एग के अंदर जो पार्ट जो आपका फाइबरस ग्लोबुलर प्रोटीन था वो किस में चेंज हुआ, फाइबरस प्रोटीन में चेंज हो गया। तो ये बात कह सकते हैं आप, द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द कोएगुलेशन ऑफ एल्बुमिन present in the white part of egg when the egg is boiled hard. The soluble globular proteins present in it is denaturated and resulting in the formation of insoluble fibrous protein। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग को बॉईल करेंगे तो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन किसमें चेंज होगा, फाइबरस प्रोटीन में। और हमें क्या मिलेगा, कोएगुलेटेड या जिसे आप कहेंगे प्रेसिपिटेटेड एग में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और आपका जो वाटर है वो भी जो एग में प्रेजेंट था वो भी डिसअपियर हो जाएगा। कब, जब आप एग को क्या करेंगे, आप बॉइल्ड करेंगे। क्लियर। जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा अच्छे से। और हम आप मेरे हमारे जो वीडियो हैं, जो जितने भी हमारे इस चैनल में हैं, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते हैं।